हेलो बच्चों। सो वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट किया था और उसे हमने मोशन इन अ प्लेन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक वेक्टर वाला पार्ट था, एक मोशन इन अ प्लेन वाला पार्ट था और एक उसके एप्लीकेशंस थे। तो हमने पिछले लेक्चर में वेक्टर वाला पार्ट स्टार्ट किया था और पिछले लेक्चर के एंड में मैंने आपको बताया था कि अगला लेक्चर यानी आज का जो लेक्चर है वो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वेक्टर्स में, उसे हमें हर जगह अप्लाई करना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो अगर आपको हर जगह अप्लाई करना है तो इसका मतलब कि आपको इस चीज को बहुत ध्यान से और बहुत बेहतरीन तरीके से सीखना पड़ेगा ताकि आप इसमें मास्टर बन जाओ। तब फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो बच्चों को होते हैं वो प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगे। तो आज बच्चों हम लोग सीखने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास, जैसे आप लोग बचपन से सीखते आ रहे हो कि अगर हमारे पास दो स्केलर नंबर्स हैं 2 है और 3 है, तो इनको ऐड कैसे करना है, इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि अगर दो वेक्टर्स हमारे पास हैं, अगर हमें कोई दो वेक्टर दे दे और हमसे कोई कहे कि भाई ये दो वेक्टर्स हैं, इन दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है, तो किस तरीके से दो वेक्टर को ऐड करते हैं, इस चीज को हम आज सीखते हैं। ठीक है, तो दो वेक्टर्स को ऐड करने का जो मेथड है वो दो मेथड्स हैं बेसिकली वेक्टर्स को ऐड करने के। एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और दूसरा हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि हम इसके बाद देखेंगे। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, सबसे पहला कंडीशन दो वेक्टर को ऐड करने का ये है कि वो दोनों वेक्टर सेम प्लेन में लाई करने चाहिए। तो जो कंडीशन नंबर 1 है वो ये है कि both the vectors must lie in the same plane। आप समझिए इसका मतलब क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और उन दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है, सपोज करें कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर हमारे पास है ए वेक्टर, ठीक है, और दूसरा वेक्टर जो हमारे पास है वो सपोज कर लीजिए है बी वेक्टर। ठीक है, तो इन दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है। ठीक है, तो कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन ट्रायंगल लॉ ये लगाता है कि जिन दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है वो दोनों वेक्टर सेम प्लेन में लाई करने चाहिए। यानी अगर ए वेक्टर आपका xy प्लेन में लाई कर रहा है तो बी वेक्टर को भी ये अनिवार्य है कि वो भी xy प्लेन में लाई करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि ए वेक्टर आपका xy प्लेन में लाई करे और बी वेक्टर आपका yz प्लेन में लाई करे और फिर आप इन दोनों को ऐड करें। तो ट्रायंगल लॉ ने जो पहला कंडीशन पुट किया है वो पहला कंडीशन ये है कि जो दो वेक्टर्स हम कंसीडर करते हैं जिन्हें हमें ऐड करना है वो दोनों वेक्टर्स सेम प्लेन पे लाई करने चाहिए। ठीक है, सेम प्लेन में लाई करने चाहिए। तो हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर जो कि सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं लेट अस कंसीडर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, लाइंग इन द सेम प्लेन। अब जब ये वेक्टर्स आपके सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं तब इन वेक्टर्स को ऐड किया जा सकता है। कैसे ऐड करना है, मेथड क्या है ऐड करने का। सबसे पहले आपको करना क्या हो कि आपको जो पहला वेक्टर है उसे एज इट इज आपको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, पहले वेक्टर को आपने एज इट इज ड्रॉ कर देना है, ये हमारा ए वेक्टर। ठीक है, और अब जो दूसरा वेक्टर है, हमने तो क्या पढ़ा था, हमने फ्री वेक्टर में एक नोट लिखा था और नोट जब लिखा था तब मैंने वहां पर लिखा था कि किसी भी एक वेक्टर को अगर उसके खुद के पैरेलल हम मूव करते हैं बिना उसके लेंथ को, मैग्नीट्यूड को चेंज किए हुए, तो वो वेक्टर अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखता है, वही वेक्टर रहता है। तो उसी तरीके से अगर मेरे पास जो ये बी वेक्टर है, अगर मैं इस वेक्टर को इसके खुद के पैरेलल शिफ्ट करूं, ठीक है, इस वेक्टर को अगर मैं इसके खुद के पैरेलल शिफ्ट करके और ए वेक्टर के टेल पे लाकर रख दूं बिना इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को चेंज किए हुए, तब ये वेक्टर तो हमारा सेम रहेगा। तो बी वेक्टर को मैंने उठाया और बी वेक्टर को मैं इसे खुद के पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूं बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए हुए, और लाकर मैं बी वेक्टर को ए वेक्टर के ऊपर रख दे रहा हूं कुछ इस तरीके से
कि बी वेक्टर का जो टेल है, सॉरी बी वेक्टर का जो हेड है उसे मैं ए वेक्टर के टेल के ऊपर रख रहा हूं। तो चूंकि यहां पर दो वेक्टर को हम किस तरीके से कंबाइन कर रहे हैं, एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल के ऊपर रखकर, तो इसे हम लोग हेड टू टेल मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, क्यों कहते हैं समझिए इस बात को। इसमें क्या होगा कि जो तीसरा साइड आपके ट्रायंगल का बन रहा है वो कौन साइड बन रहा है, वो आपका बी वेक्टर के टेल से ए वेक्टर के हेड की तरफ। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, बी वेक्टर के टेल से ए वेक्टर के हेड की तरफ एक वेक्टर हमारा बन रहा है। इस वेक्टर को हम लोग आर वेक्टर कहते हैं, और ये हमारा जो दो वेक्टर्स थे जिन्हें हमने हेड टू टेल ज्वाइन किया था, उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट है। क्लियर है बात। हमने क्या किया अभी तक, हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है दूसरा बी वेक्टर है, और दोनों वेक्टर्स हमारे सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो पहले वेक्टर को मैंने एज इट इज रखा और दूसरे वेक्टर को मैंने इसके खुद के पैरेलल मूव किया कुछ इस तरीके से कि इसका लेंथ हम चेंज नहीं कर रहे हैं, और इसे इसके खुद के पैरेलल मूव करके हमने ए वेक्टर के साथ लाकर इसे ज्वाइन कर दिया। किस तरीके से ज्वाइन किया, इस तरीके से ज्वाइन किया कि बी वेक्टर का जो हेड है वो ए वेक्टर के टेल के ऊपर कोइंसाइड कर जाए। तब ऐसा करने पर हमें क्या मिला, बी वेक्टर का, ऐसा करने पर हमें बी वेक्टर का जो टेल है वो फ्री दिख रहा है, कहीं किसी के साथ कंबाइंड नहीं है, और ए वेक्टर का जो हेड है ये हमें फ्री दिख रहा है। तो बी वेक्टर के टेल को हम लोग फ्री टेल कह देंगे और ए वेक्टर के हेड को हम लोग फ्री हेड कह देंगे। तब उस केस में अगर हम फ्री टेल से फ्री हेड की तरफ एक वेक्टर बनाते हैं तो वो वेक्टर हमारा इन दो वेक्टर के रिजल्टेंट यानी सम के बराबर होता है। अब आप बोलेंगे सर क्या ए वेक्टर जो है उसी के टेल पे बी वेक्टर को लाकर रखेंगे तो बात बनेगी, अगर हम बी वेक्टर के टेल पे ए वेक्टर के हेड को लाकर रखें तो भी एक ही बात है। देखते हैं जरा कैसे। देखिए बी वेक्टर जो है इसे मैं यहां पर इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं। बी वेक्टर को मैं जो बी वेक्टर हमारा था उसे मैंने ड्रॉ कर दिया। अब जो ए वेक्टर है उसे मैं इसके खुद के पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूं बिना इसके लेंथ को चेंज किए हुए, और लाकर मैं ए वेक्टर को लाकर जो मेरा ए वेक्टर है उसे मैं कुछ इस तरीके से रख रहा हूं कि ए वेक्टर का जो हेड है वो बी वेक्टर के टेल के ऊपर कोइंसाइड कर जा रहा है। ठीक है, तब हमें क्या दिख रहा है कि भाई ए वेक्टर का जो टेल है और बी वेक्टर का जो हेड है ये दोनों अभी भी फ्री हैं। तो इस फ्री टेल से फ्री हेड की तरफ जो वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे ये वेक्टर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पहले हमने बी वेक्टर को लाकर रखा, उसके बाद फिर हमने ए वेक्टर को लाकर रखा। अब नोटिस कीजिए जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड और इस डायरेक्शन में है, और ये बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम है और ये भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन भी सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम। तो याद कीजिए हमने डिस्कस किया था कि दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन भी सेम वो इक्वल वेक्टर होते हैं, इसलिए दोनों वेक्टर्स सेम वेक्टर होंगे। तो मेथड क्या था हमारे वेक्टर का ऐड करने का, पहले इस मेथड को लिख लेते हैं, फिर एक दो रूल्स हैं इस वेक्टर के जो ये फॉलो करता है, उन रूल्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेथड ये था कि किसी एक वेक्टर को, सबसे पहला पॉइंट कि किसी एक वेक्टर को हम जैसा वो है उस तरीके से रखेंगे और दूसरे वेक्टर को उसके खुद के पैरेलल शिफ्ट करेंगे। ऑलराइट, सो प्लेस एनी वन वेक्टर एज इट इज। ठीक है, पहले वेक्टर को जैसा है वैसा ही हम रखेंगे। अब उसके बाद फिर हम शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट अनदर वेक्टर, शिफ्ट अनदर वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ। ठीक है, पैरेलल टू इटसेल्फ इन सच अ वे, in such a way that
its head, ठीक है, its head is placed on the tail of first vector। पहला मेथड क्या था, जो पहला वेक्टर है, जो फर्स्ट वेक्टर है, उसे हमने एज इट इज रखा, ए वेक्टर को हमने एज इट इज रखा, और फिर कह रहा है शिफ्ट अनदर वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ, बी वेक्टर को हमने उसके खुद के पैरेलल शिफ्ट किया इन सच अ वे, कुछ इस तरीके से कि बी वेक्टर का जो हेड है उसे हमने पहले वाले वेक्टर यानी ए वेक्टर के टेल के ऊपर रख दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, अब देखिए कि ऐसा करने पर बी वेक्टर का टेल और ए वेक्टर का हेड जो है वो फ्री होता है। सो इन डूइंग सो any one vector head, any one vector's head will be free and another vector's tail will be free। दूसरे वेक्टर का क्या फ्री होगा, टेल फ्री होगा, है ना। तो ऐसा करने पर किसी एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल फ्री होता है। अब चौथा पॉइंट, जो फ्री टेल है वहां से फ्री हेड की तरफ आप एक वेक्टर ड्रॉ कीजिए, ठीक है। सो ड्रॉ अ वेक्टर, नाम दे देंगे इसे हम लोग आर वेक्टर, ठीक है। फ्रॉम फ्री टेल towards free head, ठीक है। आपको एक वेक्टर ड्रॉ करना है फ्री टेल से फ्री हेड की तरफ, ठीक है। आर वेक्टर हमने नाम दे दिया। ये जो आर वेक्टर है ये इन दोनों वेक्टर के सम के बराबर है, क्लियर है बात। तो अब एक चीज नोट करिए आप, एक चीज नोट करने वाली बात है कि चूंकि ये दो वेक्टर और इनका जो रिजल्टेंट है तीनों मिलकर एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इसे हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि since the two vectors and its resultant form a triangle, so it is called ट्रायंगल लॉ, ठीक है। और एक और पॉइंट आप नोट कर लें, यहां पर जो वेक्टर्स हैं वो किस तरीके से ज्वाइन होते हैं, हेड टू टेल मेथड में, यानी एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि हियर वेक्टर्स आर ज्वाइंड, कैसे ज्वाइन कर रहे हैं हम वेक्टर को, हियर वेक्टर्स आर ज्वाइंड इन, कैसे ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग, हेड टू टेल मेथड में ज्वाइन कर रहे हैं, क्लियर है बात। चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फिर कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग ट्रायंगल लॉ की देखते हैं। तो बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं। एक पॉइंट हम लोग प्रॉपर्टी का नोट करते चलेंगे। पहला पॉइंट है कि ट्रायंगल लॉ जो है ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है,
कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब होगा बच्चों कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। आप a के बाद b को ऐड करें या b के बाद a को ऐड करें, सेम रिजल्ट आता है। तो वैसे ही पहले इस लॉ को हम लोग देख लेते हैं। देखिए सपोज करें कि ये हमारे पास एक वेक्टर है a वेक्टर और ये हमारे पास दूसरा वेक्टर है b वेक्टर। तो अगर हम पहले a वेक्टर को b वेक्टर के साथ ज्वाइन करते हैं, यानी अभी हमने किया था, ऐसा ही किया था ना भाई, ये a वेक्टर है और b वेक्टर से इसके खुद के पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो देखा गया है कि फिर हम क्या करते हैं कि जो फ्री टेल है वहां से फ्री हेड की तरफ हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है। पहले हमने a वेक्टर ड्रॉ किया था, फिर a वेक्टर के टेल पर b वेक्टर के हेड को लाकर रखा था। ये हमारा a वेक्टर प्लस b वेक्टर है। अच्छा, अगर हम पहले b वेक्टर को लाकर रखें, अगर हम पहले b वेक्टर को लाकर रखें और फिर a वेक्टर को इससे खुद के पैरेलल शिफ्ट कर दें ताकि वो b वेक्टर के टेल के ऊपर जाकर कोइंसाइड करे, उसका हेड, ये आपका a वेक्टर हो गया। अब इनका रिजल्टेंट फ्री टेल से फ्री हेड की तरफ ये हमारा होगा ना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। अब यहां पर पहले हमने b वेक्टर को लिखा था, फिर बाद में हमने a वेक्टर को लाकर रखा। तो आप नोटिस कीजिए कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर और b वेक्टर प्लस a वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर आप इक्वल लेंथ लेंगे तो मैग्नीट्यूड भी आपको सेम मिलेगा। यानी पहला जो लॉ हमारा आ रहा है वो ये आ रहा है कि a वेक्टर के बाद अगर हम b वेक्टर को ऐड करें या b वेक्टर को पहले लिखकर फिर उसके बाद उसमें a वेक्टर को ऐड करें, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। इसे हम लोग कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। जो ट्रायंगल लॉ है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर इसका हम सेकंड लॉ देखते हैं। चलिए, दूसरा लॉ मैंने लिखा है। दूसरा लॉ है कि ट्रायंगल लॉ एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ का मतलब हो गया कि आप a वेक्टर और b वेक्टर को ऐड करें और उसके बाद इनका जो भी रिजल्टेंट आता है उसको c वेक्टर के साथ ऐड करें, या फिर आप पहले b वेक्टर और c वेक्टर को ऐड कर लें और इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है उसके साथ आप a वेक्टर को ऐड करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बराबर। यानी एडिशन किसी भी ऑर्डर में हो वेक्टर्स का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट जो आपका सेम मिलेगा। इसको भी हम लोग देख लेते हैं ड्रॉ करके। अब देखिए यहाँ पर 3 वेक्टर्स हैं जो हमें ऐड करना है। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहते हैं कि भैया आपको जितने भी वेक्टर्स ऐड करने हैं वो सारे वेक्टर्स सेम प्लेन में लाई करने चाहिए, यानी ये तीनों वेक्टर हमें सेम प्लेन में लाई करने चाहिए। तो ये हमारा हो गया पहला a वेक्टर, इसी प्लेन में हमारा दूसरा वेक्टर लाई कर रहा है b वेक्टर, और इसी प्लेन में मान लेते हैं कि हमारा तीसरा वेक्टर लाई कर रहा है c वेक्टर, ठीक है। ये तीनों वेक्टर्स हैं। तो पहले हम लोग a और b वेक्टर को ऐड करते हैं, ठीक है। तो a और b वेक्टर को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये आपका है a वेक्टर, इसके साथ आपने इसे खुद के पैरेलल शिफ्ट करके b वेक्टर को आपने यहां ज्वाइन कर दिया, है ना। अब a वेक्टर और b वेक्टर का रिजल्टेंट भाई फ्री टेल से फ्री हेड की तरफ जो हमारा वेक्टर होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया a वेक्टर प्लस b वेक्टर, है ना। और अब जो ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर आपका आया है, ये कैसे किस तरीके से आया है, ये आपका आया है a वेक्टर प्लस b वेक्टर, है ना। अब इसमें आपने क्या ऐड करना है, c वेक्टर को ऐड करना है। तो अब हमें a वेक्टर प्लस b वेक्टर तो है, c वेक्टर को इसके खुद के पैरेलल अगर हम शिफ्ट करेंगे तो c वेक्टर देखिए आपका इस तरीके से आ जाएगा। c वेक्टर के टेल को a वेक्टर के हेड के ऊपर लाकर कोइंसाइड कर देते हैं, तब फ्री टेल से फ्री हेड की तरफ जो वेक्टर हमें मिलेगा, ये वेक्टर क्या हो जाएगा, इन दोनों वेक्टर का सम, यानी a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये पहला वेक्टर है और इसके साथ हमारा आ गया c वेक्टर, ठीक है। यानी जो फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर आपको मिला है वो किस तरीके का है, इस तरीके का, है ना। a वेक्टर प्लस b वेक्टर और उसके बाद आपने ऐड किया c वेक्टर। अब दूसरे केस में कह रहे हैं कि आप पहले b वेक्टर और c वेक्टर को ऐड कर लीजिए। तो देखिए b वेक्टर जो है
इसे मैं एज इट इज लिखता हूं, बी वेक्टर मेरा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं सी वेक्टर को इसके खुद के पैरेलल शिफ्ट करता हूं, तो सी वेक्टर का टेल जो है वो इस बी वेक्टर के हेड के ऊपर कोइंसाइड करना चाहिए। आ गया ना, ये हमारा सी वेक्टर है। अब ये फ्री टेल है और ये फ्री हेड है, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आ जाएगा ना। अब जो आपका बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है वो देखिए इधर आया इस तरीके से, क्लियर है। थोड़ा बड़ा आया है, थोड़ा बड़ा हम ड्रॉ करते हैं, ये हमारा हो जाएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। और अब आपको क्या करना है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर में आपने ए वेक्टर को ऐड करना है। तो ए वेक्टर को अब आप कुछ इस तरीके से मूव करेंगे कि ए वेक्टर का जो टेल है वो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के हेड के ऊपर कोइंसाइड करे। ये हमारा ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं तो वो रिजल्टेंट क्या होगा, ये रिजल्टेंट हमारा होना चाहिए, ठीक है। ये रिजल्टेंट हमारा क्या है, ये रिजल्टेंट हमारा है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और इसके साथ हमने ऐड किया है ए वेक्टर। ए वेक्टर को हम बाद में भी लिख सकते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ भी तो फॉलो करते हैं। तो ये जो वेक्टर हमारा आया है ये वेक्टर भी हमारा कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो आप देखिए दोनों वेक्टर्स जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं और अगर परफेक्ट आप स्केलिंग लेंगे तो मैग्नीट्यूड में भी बराबर आपके आएगा, ठीक है। तो यानी कि वेक्टर जो है वो एसोसिएटिव लॉ को भी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करता है, इसे भी आप नोट कर लें। तो बच्चों ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो एक तो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। दूसरा ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, जो ये कहता है कि आप किसी भी ऑर्डर में एडिशन करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम आए। अच्छा उसी तरीके से एक एडिटिव इनवर्स का लॉ है, ये लॉ है कि अगर आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक इसका कॉम्प्लीमेंट्री वेक्टर है यानी कि माइनस ए वेक्टर है, ठीक है। आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर है और एक माइनस ए वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर्स को अगर आप ऐड करेंगे तब इनका रिजल्टेंट जो है वो एक नल वेक्टर के बराबर मिलेगा, ठीक है। तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है और ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद फिर हम एक नया टॉपिक देखते हैं। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैंने आपको एक तरीका सिखाया कि किस तरीके से ट्रायंगल लॉ से आप वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, और ट्रायंगल लॉ में तरीका ये था कि एक वेक्टर के टेल पर दूसरे वेक्टर को के हेड को ले जाकर रखना है। अब एक दूसरा लॉ है पैरेललोग्राम लॉ, जो कि बिल्कुल ट्रायंगल लॉ का ही रिजल्ट देगा लेकिन एक दूसरे मेथड से, और वो मेथड ये है, वहां पर था कि एक वेक्टर के टेल के ऊपर दूसरे वेक्टर के हेड को ले जाकर रखना है। यहां पर कह रहा है कि दोनों वेक्टर के टेल को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करें, टेल टू टेल मेथड यहां पर है। सपोज करें कि हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और एक वेक्टर हमारे पास है बी वेक्टर। तो पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि जो पहला वेक्टर है उसे हम एज इट इज रखते हैं और जो दूसरा वेक्टर है उसे हम पहले वेक्टर के खुद के पैरेलल शिफ्ट करें कुछ इस तरीके से कि दूसरे वेक्टर का जो टेल है
वो पहले वेक्टर के टेल के ऊपर जाकर कोइंसाइड कर जाए। तो बी वेक्टर को मैं सिर्फ खुद के पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूं बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए हुए। ये देखिए मेरा बी वेक्टर आ गया, ठीक है, ये बी वेक्टर आ गया। अब पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि बी वेक्टर का जो हेड है ये फ्री हेड है और ए वेक्टर का जो हेड है ये भी फ्री हेड है। बी वेक्टर के हेड से आप ए वेक्टर के पैरेलल एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है, और उसी तरीके से ए वेक्टर के हेड से आप बी वेक्टर के पैरेलल एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कीजिए। तो अब देखिए ये दो साइड्स जो है वो पैरेलल हैं और ये दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, एक पैरेललोग्राम बन रहा है। अब इस वेक्टर का कहना है कि जहां पर इन्होंने टेल टू टेल ज्वाइन किया है, इसे सपोज कर अगर हम ओरिजिन कह रहे हैं, तो इस ओरिजिन से जो पैरेललोग्राम हमारा बना है, अगर टेल टू टेल जहां ये ज्वाइन कर रहे हैं वहां से अगर हम एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, तो ये जो डायगोनल हमारा है ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। कैसे आप कहेंगे सर ये ट्रायंगल लॉ का रिजल्ट कैसे है? देखिए ट्रायंगल लॉ यही तो कहता है कि भाई बी वेक्टर को आप पहले लाकर रख दो, ठीक है, और फिर ए वेक्टर को कुछ इस तरीके से पैरेलल शिफ्ट करो कि इसका टेल बी वेक्टर के हेड के ऊपर आकर कोइंसाइड कर जाए। तब जो फ्री टेल से फ्री हेड की तरफ जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है ये हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही तो ट्रायंगल लॉ से हमारा आया था ना। अब नोटिस कीजिए अगर इस ए वेक्टर को मैं अगर इसे खुद के पैरेलल शिफ्ट करके इस डॉटेड लाइन के ऊपर रख दूं, तब ए वेक्टर का टेल बी वेक्टर के हेड के ऊपर कोइंसाइड करेगा ना, तब ये फ्री टेल हो जाएगा और ये वाला फ्री हेड हो जाएगा, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। और उसी तरीके से जो ये छोटा वाला जो आपका डायगोनल बन रहा है, ये छोटा वाला डायगोनल आपका हो जाएगा इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कैसे भाई ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैसे होगा? देखिए ये जो ए वेक्टर है इसे मैं एज इट इज लिख रहा हूं, ठीक है, जो ए वेक्टर है इसे मैं एज इट इज बना दे रहा हूं। ये देखिए ये मेरा ए वेक्टर हो गया और अब मेरे पास ये बी वेक्टर है, तो माइनस बी वेक्टर क्या होगा? ठीक इसका उल्टा, यानी मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन बस जो डायरेक्शन है वो 180 डिग्री से रिवर्स हो जाएगा। अब अगर मैं इस माइनस बी वेक्टर को इसे खुद के पैरेलल शिफ्ट करूं कुछ इस तरीके से कि माइनस बी वेक्टर का जो हेड है वो ए वेक्टर के टेल के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है, तब ये जो साइड हमें मिलेगा, ये साइड हमारा क्या है? इन दोनों का सम, यानी कि ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्लियर है बात? तो ए वेक्टर, तो हमने पैरेललोग्राम लॉ में क्या किया? पहला कंडीशन यही था कि सारे वेक्टर्स सेम प्लेन में लाई करने चाहिए। ऑल द वेक्टर्स मस्ट लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है बच्चों, सारे वेक्टर्स कैसे लाई करने चाहिए? सेम प्लेन में। उसके बाद सेकंड था कि अब आपको वेक्टर्स को किस तरीके से ज्वाइन करना है? अब आपको ज्वाइन करना है by placing tail of one vector on tail of another vector, ठीक है। एक वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के टेल के ऊपर रखना है, उसके बाद फिर आपको पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है, कंप्लीट द पैरेललोग्राम। चलिए ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है? पैरेललोग्राम आपने कंप्लीट कर दिया। उसका चौथा पॉइंट है कि जो बड़ा वाला डायगोनल है पैरेललोग्राम का, ठीक है, वो आपका a प्लस बी होगा और छोटा वाला a माइनस बी। सो लार्जर डायगोनल
विल बी दोनों वेक्टर का सम, और जो स्मॉलर डायगोनल क्या होगा, स्मॉलर डायगोनल विल बी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, क्लियर है बात। तो चूंकि यहां पर पैरेललोग्राम बन रहा है इसलिए इसको हम लोग पैरेललोग्राम मेथड कहते हैं। ठीक है, और यहां पर वेक्टर्स का जो हम लोग एडिशन कर रहे हैं, जो ज्वाइन कर रहे हैं, टेल टू टेल मेथड। ठीक है ना, कैसे ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग, टेल टू टेल मेथड से। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, आई होप ये दोनों आपको समझ में आया है, इसे भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट टॉपिक फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगला टॉपिक हमारा लॉ ऑफ कोसाइन फॉर वेक्टर एडिशन, यानी दो वेक्टर्स अगर सपोज करें कि किसी एंगल पर अगर इंक्लाइंड है तब उनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये लॉ ऑफ कोसाइन से मिलता है और लॉ ऑफ साइन से उनका डायरेक्शन मिलता है। तो पहले लॉ ऑफ कोसाइन देखते हैं। सपोज करें कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, कंसीडर करिए कि हमारे पास दो वेक्टर है जिसे हमने टेल टू टेल इस तरीके से ज्वाइन कर रखा है। ये नीचे वाला लेटर से हमारा ए वेक्टर है और ऊपर वाला लेटर से हमारा बी वेक्टर है। ठीक है, आप किसी को भी आप इसको ए वेक्टर इसको बी वेक्टर कह सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये आपका इन दोनों को जहां ज्वाइन किया है वो है। ठीक है, अब अगर मैं बी वेक्टर के हेड से ए वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूं और ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर के पैरेलल अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम बनेगा। और इस पैरेललोग्राम में जिस पॉइंट पर हमने टेल टू टेल ज्वाइन कर रखा है वहां से अगर हम एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, बड़ा वाला जो डायगोनल ड्रॉ करते हैं, तो ये जो डायगोनल हमारा है क्या हो जाएगा, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो सम है उसका रिजल्टेंट होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और सपोज करो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर कितने एंगल से इंक्लाइन है, थीटा एंगल से। अब वो थीटा का कुछ भी हो सकता है। आप बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे न्यूमेरिकल्स में, आपको मिलेगा कि भाई दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर को आपने देखा तो उनके बीच का एंगल 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 62 डिग्री है। इस तरीके से दो वेक्टर्स हैं और उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आपका थीटा है। आपको ये रिजल्टेंट फाइंड करना है। रिजल्टेंट मतलब रिजल्टेंट में दो चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है। अभी फिलहाल जब मैं लॉ ऑफ कोसाइन की बात कर रहा हूं वेक्टर एडिशन की, यानी यहां पर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो मैं कर रहा हूं, मैं इस पॉइंट को हमने O कहा है, इस पॉइंट को हम लोग सपोज करो कि A कह दे रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग A नहीं कहते हैं, इसको हम लोग P कह दे रहे हैं, इसे Q कह देते हैं और इसे R कह देते हैं। OPQR ये हमारा एक पैरेललोग्राम बना है। अब मैं Q पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, किसके ऊपर, जो AP है इसके ऊपर, और मैं AP को इस तरीके से आगे बढ़ा देता हूं तो ये कहीं ना कहीं यहां पर आकर मीट करेगा। ठीक है, इस पॉइंट को मैं S कह देता हूं। क्लियर है। अब मुझे रिजल्टेंट निकालना, मुझे बताइए जो OQ है, रिजल्टेंट क्या है, जो मैग्नीट्यूड है R वेक्टर का, बच्चों जो यहां पर मैग्नीट्यूड है R वेक्टर का, वो R वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, OQ है ना। और आप जानते हैं कि ट्रायंगल OQS, ये ट्रायंगल देखिए OQS जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें OQ का स्क्वायर ये हमारा होगा इक्वल्स टू QS का स्क्वायर प्लस OS का स्क्वायर, है ना। तो हमें QS और OS दोनों चाहिए। तो अगर ये हमारा B वेक्टर है तो बताइए ये भी तो इसके पैरेलल ही है ना,
पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो पहली बात तो कि पैरेलल है, ये जो हमारा PQ जो वेक्टर बनेगा और OR जो वेक्टर बना, दोनों डायरेक्शन में सेम है और लेंथ में तो सेम होते ही हैं, तो ये वेक्टर भी हमारा B वेक्टर के बराबर होना चाहिए ना। और अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए। अब मुझे बताइए, आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी थी क्लास 10th में, उसमें आपने सीखा था कि अगर हमें cos थीटा की वैल्यू पूछे तो वो हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और अगर sin थीटा पूछे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर अब सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं कि PS की वैल्यू कितनी है। PS हमारा कितना है, ये जो PS है ये हमारा कितना है। तो अगर PQ हमारा B वेक्टर है और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सपोज करो कि हमारा B है, तो PS हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए इक्वल्स टू B इंटू कॉस थीटा। कैसे समझिए, कॉस थीटा हमारा क्या होगा, कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है, बेस हमारा ये PS है ना, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा PQ। तो PS अपॉन PQ होगा ना, तो PS को लिख देते हैं, PS को क्या लिख देंगे, PQ को इधर ले जाएंगे तो cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, PS हमारा हो गया इक्वल्स टू PQ cos थीटा। ये मेरा आ रहा है इक्वेशन नंबर, ये मेरा है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये मेरा आ रहा है इक्वेशन नंबर 2। और उसी तरीके से आप मुझे बताइए कि QS हमारा क्या होना चाहिए। मैं लिख रहा हूं, आप जरा देख के बताइए, QS हमारा होना चाहिए PQ sin थीटा, जिसे मैं इक्वेशन नंबर 3 कह रहा हूं। कैसे, तो sin थीटा की वैल्यू लगा लीजिए। sin थीटा हमारा क्या होता है, sin थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा QS है और हाइपोटेन्यूज हमारा PQ है। PQ को उधर भेज देंगे तो QS हमारा PQ sin थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब हमें कहते हैं, हमें QS चाहिए और OS चाहिए, ठीक है, QS चाहिए और OS। तो QS तो हमारा निकल कर आ गया, OS हमारा किसके बराबर है, OS जो हमारा है, OS ये हमारा OP प्लस PS के बराबर है ना। तो OS हमारा है, अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, OP प्लस PS के बराबर। तो OP की वैल्यू कितनी है, ये A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसको हम लोग OP कहते हैं, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड OP है, और PS की जगह क्या लिख सकते हैं, PQ cos थीटा, ठीक है। तो OS की वैल्यू भी हमें निकल कर आ गई, इसे मैं इक्वेशन नंबर 4 कहता हूं। और अब अगर इक्वेशन नंबर 4 जो कि OS है और इक्वेशन नंबर 3 जो कि QS है, इसे अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, ठीक है, यानी पुटिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2, यहां से हमारा OQ क्या हो जाएगा, OQ स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल्स टू QS स्क्वायर। QS स्क्वायर ये हो गया हमारा PQ sin थीटा, इसका स्क्वायर है ना। तो बहुत सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम हम लगा रहे हैं, प्लस OS स्क्वायर, और OS स्क्वायर की जगह लिखेंगे OP प्लस PQ cos थीटा का स्क्वायर, होगा ना बच्चों। अच्छा, इसको देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, इसको हम लिख सकते हैं PQ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर यानी कि OP स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी कि PQ स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB यानी कि 2OP इंटू PQ इंटू cos थीटा होगा। अब नोटिस कीजिए, PQ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और PQ स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा में PQ स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर प्लस OP स्क्वायर प्लस 2OP इंटू PQ इंटू cos थीटा। क्लियर है बात। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमारा 1 के बराबर होता है, तो OQ स्क्वायर हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू OP इंटू cos थीटा, है ना बच्चों। और अगर मैं दोनों साइड, इस साइड स्क्वायर हटा दूं तो इस साइड स्क्वायर रूट आ जाएगा,
अब नोटिस कीजिए, लेट OQ जो है वो हमारा R वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जिसे मैं R सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, R। उसी तरीके से जो हमारा PQ है, PQ ये हमारा B वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इसे मैं B के बराबर लिख रहा हूं, ठीक है। और जो हमारा OP है, इस ऐसा करते हैं, ऑर्डर रिवर्स कर लेते हैं, OP स्क्वायर यहां लिखते हैं और PQ स्क्वायर यहां लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा लिखते हैं OP, कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन फिर भी एक ऑर्डर्ड वे में, ठीक है। और OP जो हमारा है, OP ये हमारा A वेक्टर है, इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग A कह देते हैं। तो उस केस में OQ की जगह यानी कि R रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो आपका हो जाएगा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ OP की जगह A यानी कि A वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, PQ की जगह B यानी B वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 A वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा, जहां थीटा क्या है, A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया इक्वेशन नंबर 5। तो दो वेक्टर के बीच का, अगर आपको सपोज करो क्वेश्चन में दो वेक्टर दिया हुआ है, आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है, दो फोर्सेस दिए हुए हैं, दो वेक्टर हैं, उनका रिजल्टेंट फाइंड करना है, किसी भी तरीके का रिजल्टेंट फाइंड करना है और उनके बीच का एंगल अगर आपको पता है तो आप इस फॉर्मूले से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए बच्चों, ध्यान से इसको नोट करिएगा, ध्यान समझ के, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये आखिरी टॉपिक हमारा आज का है, लॉ ऑफ साइन फॉर वेक्टर एडिशन। तो इसमें ये जो हमने ट्रायंगल पहले से ड्रॉ कर रखा था, मैं थोड़ा सा नेमिंग चेंज किया, ये O है, ये P है, ये S है और ये Q है, और ये परपेंडिकुलर जो है वो N मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या कहा है कि जो A वेक्टर हमारा है, A वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच के एंगल को मैंने अल्फा कह दिया है, ठीक है। और ये जो B वेक्टर है, इसको अगर यहाँ ये भी PS भी तो हमारा B वेक्टर है, B वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच के एंगल को मैंने बीटा कह दिया है, ठीक है। तो A वेक्टर से जो एंगल बन रहा है अल्फा, ठीक है, इसका अगर हम लोग tan निकाल देते हैं, tan अल्फा, तो ये हमें डायरेक्शन बता देगा। तो सबसे पहले आप देखिए ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल OSN, ये परपेंडिकुलर वाला ट्रायंगल जो है, राइट एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में OSN में SN की वैल्यू क्या होगी हमारी, क्या SN हमारा होना चाहिए OS साइन अल्फा के बराबर। साइन अल्फा की वैल्यू क्या होती है, साइन अल्फा, साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर देखिए परपेंडिकुलर हमारा SN है और बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज हमारा OS है, और OS जो हमारा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, OS का मैग्नीट्यूड यानी R वेक्टर का मैग्नीट्यूड R के बराबर है, तो इसे हम लोग लिखेंगे इक्वल्स टू R साइन अल्फा। क्लियर है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। गेटिंग माय पॉइंट। और उसी तरीके से अब मैं ट्रायंगल देख रहा हूं PSN, ट्रायंगल PSN में अगर हम देखें तो यहां से SN हमारा क्या हो जाएगा, यहां से SN हमारा हो जाएगा PS साइन थीटा के बराबर। कैसे, देखिए साइन थीटा हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहां हमारा SN है और जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारा PS है, ठीक है। और PS का मैग्नीट्यूड क्या है, PS का मैग्नीट्यूड B है, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू B साइन थीटा। अब अगर कंपेयर करें बच्चों इन दोनों इक्वेशन को, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो R साइन अल्फा और B साइन थीटा दोनों बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों SN के बराबर। अब यहां से हम लिख सकते हैं R
अपॉन, ये साइन थीटा इधर भेज दें तो r अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन अल्फा। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, हमने क्या किए हैं इसको जरा समझिए। हमने सेम ट्रायंगल में ट्रायंगल लिए है और उस ट्रायंगल में हमने जो बड़ा वाला ट्रायंगल है OSN, इस OSN से जो रिजल्टेंट r वेक्टर है उसके टर्म्स में हमने जो SN है इसकी वैल्यू निकाल ली और इस छोटे वाले ट्रायंगल में SN की वैल्यू निकाल ली और इन दोनों को हमने एक दूसरे के साथ कंपेयर कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो एक ये इक्वेशन आप अपने दिमाग में रखिएगा, इसे आप कहीं यूज कर सकते हैं, तो इसे आप यूज करिएगा। कैसे? इन दोनों ट्रायंगल को हमने यूज करके और जो रिजल्टेंट वेक्टर है और जो बी वेक्टर है उसके बीच में एक रिलेशन फाइंड कर लिया है। उसी तरीके से अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं तो उस केस में सपोज करें कि ये m हमारा है, तो उस केस में आपका जो pm है, ठीक है, ट्रायंगल OPM, इन ट्रायंगल OPM, ट्रायंगल OPM में जो PM हमारा बच्चों वो हो जाएगा इक्वल्स टू OP साइन अल्फा। ठीक है, और उसी तरीके से ट्रायंगल SPM में अगर आप देखें, ट्रायंगल SPM में अगर आप देखें तो यहां से आपका PM जो है वो आपका निकल कर आ जाएगा PS साइन बीटा। और अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, OP की जगह क्या लिखेंगे आप? OP आपका A वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इसे आप A लिख सकते हैं, और PS आपका B वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इसे आप B लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर ये दोनों बराबर होते हैं यानी A साइन अल्फा इज इक्वल्स टू B साइन बीटा, तो उस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं? उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं A अपॉन साइन बीटा, A अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू B अपॉन साइन अल्फा। ये आपका हो गया इक्वेशन 4। यानी सारे एंगल के टर्म्स में हमने R और B और A और B के बीच में एंगल ये रिलेशन फाइंड कर लिया। अगर हम कंबाइन कर दें, अगर हम कंबाइन कर दें इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा? R अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू B अपॉन साइन अल्फा, और B अपॉन साइन अल्फा है इक्वल्स टू A अपॉन साइन बीटा। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके लिए। अगला है लॉ ऑफ साइन, भी हम लोग लिख लेते हैं। लॉ ऑफ साइन बड़ा आसान है। देखिए tan अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, मैंने आपको कहा ना कि चूंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा एंगल बन रहा है, तो इसका tan अगर हम निकालेंगे तो हमें डायरेक्शन मिल जाएगा। तो tan अल्फा हमारा क्या हो जाएगा? इस ट्रायंगल को देखिए OSN, तो इन ट्रायंगल OSN, ट्रायंगल OSN को अगर हम देखें, OSN को अगर हम देखें तो उसमें tan क्या होता है? परपेंडिकुलर यानी कि SN अपॉन बेस, बेस क्या है? ON। ये आपका SN की वैल्यू कितनी है? SN की वैल्यू है, ये अगर B है तो SN की वैल्यू हो जाएगी B साइन थीटा, है ना। लॉ ऑफ कोसाइन में हमने SN को B साइन थीटा लिखा था डिवाइडेड बाय ON, ये जो पूरा जो लेंथ है ON, ये क्या हो जाएगा? OP प्लस PN, OP प्लस PN। तो ये आपका आ गया tan अल्फा इज इक्वल्स टू B साइन थीटा अपॉन OP की जगह क्या लिखेंगे? इसका मैग्नीट्यूड A है, ठीक है, और PN की जगह हम लिखेंगे B cos थीटा। ठीक है, ये आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका लॉ ऑफ साइन हो गया। फिर ठीक है, ये साइन के बीच में रिलेशन है। यानी हमने किया क्या? हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, A वेक्टर, B वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर, और A वेक्टर और B वेक्टर के बीच में एंगल, जो दो वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल थीटा है। जो A वेक्टर है
उसका रिजल्टेंट से एंगल है अल्फा और जो बी वेक्टर है उसका रिजल्टेंट से एंगल है बीटा। तो उस केस में अल्फा बीटा और थीटा इनका जो साइन है उसको हमने रिलेट किया आर अपॉन साइन थीटा, यानी ए और बी के बीच का एंगल क्या है थीटा, तो आर अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब ए और आर के बीच का एंगल क्या है अल्फा, तो बी अपॉन साइन अल्फा। और जैसे कि ऐसे नोट कीजिए ए और बी के बीच का एंगल थीटा, तो आर के साथ यहां साइन थीटा। आर और ए के बीच में एंगल अल्फा इसलिए बी अपॉन साइन अल्फा, और आर और बी के बीच में एंगल बीटा इसलिए ए अपॉन साइन बीटा। यानी आर के नीचे कौन सा एंगल आ रहा है जो बाकी दो के बीच में एंगल है, बी के नीचे कौन सा एंगल है बाकी दो के बीच का एंगल है, और ए के नीचे कौन सा एंगल है जो बाकी दो के बीच का एंगल है। तो ये जो रेशियो है इसको हम लोग लॉ ऑफ साइन कहते हैं। और एक डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया कि रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए आप नोट कर लें, वीडियो पॉज करके कर लिया बच्चों नोट। तो देखिए हमने अब जो हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, वेक्टर्स का हमने एक इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो कवर कर लिए है। अगले लेक्चर में जब हम अगले लेक्चर में आएंगे तब वहां पर हम लोग कुछ 7-8 न्यूमेरिकल्स जो हैं अभी तक जो पढ़ा है उन पे बेस हम लोग करेंगे, और उसके बाद फिर आगे उसके अगले लेक्चर में हम लोग वेक्टर का एक और पोर्शन जो बाकी है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें वीडियो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखकर सीख सकें। इसके अलावा अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रेविटी इंस्टीट्यूट में आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ज्यादा इंटरैक्टिव, ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए। तो बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और अभी तक जो पढ़ाया है स्टार्टिंग से वो सारे कॉन्सेप्ट को आप वेक्टर्स के पढ़ लीजिए। बाय।